वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगा एड। तो आज की जो हमारी इस लेक्चर की टॉपिक है या एक नया जो टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है हमारी क्या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज हम लोग जाने हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है या इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किस कंडीशन में एग्जिस्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग लर्न करने वाले हैं काफ़ी डेप्थ स्टडी के साथ, और इसके कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, साथ ही प्रिंसिपल वगैरह भी यहाँ पर डील किए जाएंगे अच्छे से। तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, एक रिकैप करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमारी टॉपिक क्या थी कि हमारी जो वेल टाइप मैनोमीटर है या माइक्रो मैनोमीटर जिसको हम लोगों ने बोला था, इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रिसाइज लेवल पर या बहुत ही माइक्रो लेवल पर हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है तो हम लोग वहाँ पर वेल टाइप रिजर्वायर को यूज़ किया गया था। और उसके मेजरमेंट करने के जो मेथड थे या जो कैलकुलेशन करने हैं, जो उस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आ रहे हैं हमारे सामने, तो कैसे इसको अप्रोच करना है या कैसे सॉल्व करना है, इन सब मेथड को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था। तो इसी टॉपिक के साथ हमारी जो प्रेशर मेजरमेंट या मैनोमेट्री जो टॉपिक थी वो हमारी कंप्लीट हुई थी। तो आज चलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पहले से जाननी जरूरी है। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज में क्या दिख रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन्स समझते हैं कि वाटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर जो भी बात करेंगे ना उसका रेस्ट में होना जरूरी है इस पूरे टॉपिक के अंदर, मोशन में नहीं होना चाहिए, वरना हम लोग इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग दो फॉर्मेट में पढ़ेंगे। पहली जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारी होगी प्लेन सरफेस के ऊपर, और जो दूसरी हमारी होगी वो हमारी कर्व सरफेस के ऊपर होगी। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्लेन सरफेस के ऊपर, उसके बाद हम लोग आएंगे किसके ऊपर, कर्व सरफेस के ऊपर। अब तक तो हमने देखा कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को दो पार्ट में पढ़ेंगे, प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। तो अब हम लोग जानते क्या है कि इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यह हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अपीयर क्यों होता है, यह कैसे होता है, जरा अब हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जिसको मैंने यहाँ पर HSF से लिखा है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर जहाँ पर भी HSF आएगा मतलब वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये थोड़ा ध्यान में रखनी बातों को। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज क्रिएटेड ड्यू टू व्हाट, प्रेशर ओवर अ सरफेस। मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो होना चाहिए कैसा, उस सरफेस के नॉर्मली या क्रॉस सेक्शन के ऊपर नॉर्मली जो एक्ट होगा वो प्रेशर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के क्या एग्जिस्टेंस में। क्लियर है चीजें। तो कोई भी अगर फ्लूइड है, अगर वो किसी बॉडी या प्लेन के ऊपर अगर वहां पर नॉर्मली प्रेशर वो अप्लाई कर रहा है तो उससे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा। और जनरली हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो होता है हमेशा किसी भी बॉडी पर नॉर्मली एक्ट होता है और कंप्रेसिव इन नेचर होता है। ये हम लोग बेसिक इंट्रोडक्टरी जो हमारी चैप्टर थी पहली उसके अंदर हम लोगों ने सीख रखा है। तो यहाँ पर तो हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमें प्रेशर की वजह से यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन क्या अगर हमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेशन करना है तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, जरा इसको देखते हैं। अब ये यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रेशर जो होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर हमने एरिया को प्रेशर साइड में शिफ्ट कर दिया तो हमें फोर्स क्या मिल गया, तो हमें जो फोर्स मिला वो प्रेशर इंटू एरिया मिल गया। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ये अप्लाई क्यों नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर रीजन देखो, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब वो क्यों नहीं है जरा समझते हैं। मान लो कि ये हमारी क्या है, यहाँ से ये जो पोर्शन है रेड वाला, ये एक प्लेट है जो सिंक है और सबमर्ज्ड है, और ये किसी एंगल पर फ्लूइड की जो सबसे अपर लेवल है जिसको हम लोग फ्री सरफेस बोलेंगे। अभी हम लोग इसको आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो उस सरफेस से क्या कर रहा है कि ये ना तो हॉरिजॉन्टली है और ना ही वर्टिकल है, ये किसी एंगल पर क्या कर रही है, ये सिंक हुई है, या किसी फ्री सरफेस से किसी एंगल पर क्या ये इंक्लाइंड है। ठीक है। तो हम लोग प्रेशर क्या मानते हैं, प्रेशर जो हमारा होता है रो जी एस, तो रो और जी ये दोनों कांस्टेंट मिलेगा हमें।
लेकिन एच जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना कि ये जो हमारी लाइन है ये हमारी फ्री सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो यहाँ से इस वाले प्लेट का ये जो एंड पॉइंट है, अपर एंड पॉइंट, ये कितना है, ये इतने डिस्टेंस या इतने डेप्थ पर है। लेकिन इसका जो लोअर एंड है ये अपर वाले एंड से ज्यादा डेप्थ पर है, मतलब इसकी गहराई क्या है, ज्यादा है फ्री सरफेस से। इसका मतलब यह है इस वाले टॉप पर या इस वाले सरफेस के ऊपर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और इस वाले सरफेस पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, मतलब फ्री सरफेस से जैसे जैसे हम लोग दूर होते जाएंगे या जैसे फ्री सरफेस डेप्थ बढ़ती जाएगी, प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो अब इसी को क्या किया मैंने यहाँ पर, तो अब इसी को ये जो एरो दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये क्या है कि ये प्रेशर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरो लेंथ है ये कम है, मतलब यहाँ पर कम प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पर एरो लेंथ ज्यादा है, मतलब क्या है कि ये यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जो एक हमने पूरे ये को मिलाया, एरो का जो एंड पॉइंट है इससे यहाँ से यहाँ तक जब हम मिला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक लीनियर वेरिएशन मिल रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रेशर का लीनियरली वेरिएशन हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारी प्रेशर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से हमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए सेपरेटली इसको स्टडी करना पड़ेगा। अब बात है क्लियर हो गई होगी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है जो यहाँ पर मैंने बॉक्स के अंदर डबल स्टार से रिप्रेजेंट किया है। द फोर्स exerted by the static fluid when a body is exposed to it is called a hydrostatic force। ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की क्या है, डेफिनेशन है। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी सरफेस अगर किसी फ्लूइड की तरफ एक्सपोज किया गया, या मान लो कि कोई बॉडी है उसकी कोई सरफेस फ्लूइड के कांटेक्ट में है, तो जो भी सरफेस उस फ्लूइड के कांटेक्ट में है, तो उस सरफेस पर फ्लूइड के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा उसी फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे, यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, ये हमारी क्या है, एक फिक्स्ड बॉडी है। मान लो कि ये गेट है या वेल है, या इसको मान लो ये डैम ही है, और डैम के इस साइड में क्या है, यहाँ पर फ्लूइड है, मतलब वाटर है। अब ये वाटर के कांटेक्ट में क्या है, ये वाली सरफेस है। अब इस सरफेस पर ये वाटर क्या हुआ, कंटिन्यूअस इसके ऊपर प्रेशर या फोर्स लगाता रहेगा। तो उस जो फोर्स इस पे नॉर्मली एक्ट हो रहा है, या जो प्रेशर इस सरफेस पर एक्ट हो रहा है, वो प्रेशर या फोर्स, या इस सरफेस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन फ्लूइड का क्या होना चाहिए, फ्लूइड हमारी रेस्ट में होना जरूरी है। ये नहीं कि यार फ्लूइड हमारी मोशन में है तो उस केस में हम कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तो थी कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इसको समझ लिया हम लोगों ने और इसको एग्जांपल से भी देखा। लेकिन अब यहाँ पर आ रही इसकी एप्लीकेशन की चीज, कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी। तो जनरली जो एक्वेरियम होता है, जनरली जो बड़ी बड़ी जो एक्वेरियम होती है, या जो अंडर वाटर वेज बनाए जाते हैं, या किसी हम लोग बड़े बड़े म्यूजियम वगैरह में या एक्वेरियम वगैरह में देखने जाते हैं, तो काफी बड़ी एक्वेरियम होती है। और उस एक्वेरियम के अंदर जब हम लोग जाते हैं ना, तो एक्वेरियम के बीचों बीच रास्ता बना हुआ होता है, और बाकी उसके चारों तरफ से क्या होता है कि वाटर से वो सराउंड होता है। उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां जो होती है वो तैरती हुई रहती है, या अंडर वाटर जो रास्ते बनाए जाते हैं, ट्रैक बनाए जाते हैं, वो सब क्या होता है कि वो इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके वहां पर उसकी डिजाइन की जाती है। जो ग्लास वगैरह वहां पर यूज किया जाता है, कि उसकी ग्लास की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वो कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को बियर कर सकता है, या वहां पर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, उसके हिसाब से वहां पर ग्लास की स्ट्रेंथ या जो मटेरियल वहां पर यूज की जाती है वो डिसाइड की जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हमें वहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे जनरल लाइफ में देखा जाए तो जब भी हम लोग एक्वेरियम देखते हैं, तो एक्वेरियम के अंदर जो अगर हमारी फ्लूइड रेस्ट में है, तो वहां पर देखना कि कंटिन्यूअस जो फ्लूइड जो है एक्वेरियम की वॉल पर फोर्स लगाती रहती है, और फोर्स क्या होती है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो अब यहाँ पर पता चल गया कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कैसे होता है, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किस कंडीशन में अप्लाई होता है, या किस कंडीशन में बोल सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब यहाँ पर जरा देखो कि कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी यहाँ पर बस समझना है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग आने वाले लेक्चर में समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही साथ सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दिया, मैं फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नहीं समझ में आए तो इसकी जो फर्दर नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर एक सारे पॉइंट को विद डेरिवेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहली यहाँ पर पॉइंट क्या है,
द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? सेंटर ऑफ प्रेशर। अब ये सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करती है, और इसके कुछ केसेस है, उन केसेस को हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हमें इतना याद रखना है कि जो हमारी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो किसी भी बॉडी पर एक्ट होती है, ये मान लो कि जो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है किसी बॉडी पर जो एक्ट हो रही है, तो जिस भी पॉइंट पर एक्ट होगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे। इतना बातें क्लियर हो गई, इतना बातें याद रखना। एंड सेंटर ऑफ प्रेशर कैन नेवर लाई अबव सीजी। ये सीजी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीजी क्या होता है? कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो उस बॉडी के ऊपर अगर स्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी का अगर हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा या तो सीजी से वो कोइंसाइड कर जाएगा या सीजी से बिलो होगा, कभी भी वो सीजी से अबव नहीं होगा। क्लियर हुई चीजें? तो ये बात याद रखनी है कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाई बिलो और बिलो द सीजी और कोइंसाइड विद द सीजी। क्लियर हुई चीजें? And center of pressure will either lie below the CG in case of what? In case of inclined plane and vertical surface. Inclined surface या inclined plane और vertical plane। जब हमारी plane अगर inclined हो या vertical हो तो उस केस में 110% जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगी वो बिलो दी सीजी होगी। लेकिन ये कोइंसाइड भी कर जाएगी। कोइंसाइड किस केस में? जब हमारी प्लेट जो है वो किसी भी फ्लूइड के अंदर क्या हो रहा हो, वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड किया गया हो या हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस केस में सीजी और जो हमारे सेंटर ऑफ प्रेशर होगी दोनों क्या हो जाएगी? वो कोइंसाइड कर जाएगी। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन ये आ रहा है कि क्या हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो हमारे सेंटर ऑफ प्रेशर है, क्या इन दोनों के बीच की दूरी को कम या ज्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये कम और ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर हमें मान लो कि अगर उन दोनों के बीच की दूरी को कम करना है तो जो बॉडी हमारे फ्लूइड के अंदर क्या है वो सिंक्ड है, या जिस भी बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, अगर उस बॉडी की डेप्थ को हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब उसको और नीचे लेकर के जाएंगे फ्री सरफेस से, तो इसका मतलब यह है कि उसकी सीजी और सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों के बीच की जो गैपिंग है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है या कम होने लगती है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के क्या होने से कोइंसाइडिंग मोड में जाने की ट्राई करती है, कोइंसाइडिंग मोड की तरफ जाने लगती है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया है। इफ द डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस, मतलब उसकी डेप्थ को इंक्रीज कराना है यानी और नीचे लेकर के जाना है फ्री सरफेस से। सबमर्जेंस ऑफ वर्टिकल सरफेस इज इंक्रीजेड, then the center of pressure and CG will come closer to each other but will never coincide। बात समझ में आ गई कि अगर हमारी कोई बॉडी है, अगर हम उसको डेप्थ उसकी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करा रहे हैं, तो उसकी सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे के करीब आएगी, क्लोज आएगी, लेकिन कोइंसाइड कभी भी नहीं करेगी। क्लियर हो गई ये चीजें? लेकिन कंडीशन क्या है कि उस केस में हमारी प्लेट जो होनी चाहिए वो हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, इंक्लाइंड या वर्टिकल होनी चाहिए। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट। मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो प्लेट कितने एंगल पर रखा गया है, ये कौन से एंगल पर है, 0 डिग्री पर है, 90 पर है, 45 पर है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उससे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अब ये इंडिपेंडेंट क्यों होगा अभी मैं इसका डेरिवेशन करने वाला हूँ, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये इसके ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करता। एट इस चैप्टर में जो हम लोग डील करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? फ्लूइड हमारी क्या होनी चाहिए? रेस्ट में होनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हमारे फ्लूइड को हमें रेस्ट में कंसीडर करना है। अगर नहीं दिया गया है, अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो हमें अपने अंदर ये जम्पशन लेना है, अंडरस्टूड रहना है कि हमारे फ्लूइड रेस्ट में ही है। एंड नो रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर। अब ये बात समझो ये यहाँ पर क्यों आया। अब ये नो रिलेटिव मोशन क्यों आया? क्योंकि फ्लूइड हमने क्या कंसीडर किया है? रेस्ट में है। तो मतलब फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट मोड में है। इसका मतलब एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस लेंगे तो दोनों की मान लो कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, या मान लो कि रेस्ट मोड में है, दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। तो जब हमें नो रिलेटिव मोशन 0 मिल रहा है इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हमें क्या मिल जाएगा? 0। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 मिल जाएगा तो हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के थ्रू जो हमारी शियर स्ट्रेस होती है म्यू इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। म्यू क्या है? विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। तो जब हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट ही 0 हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी?
जीरो हो जाएगी। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर हमारे फ्लूइड रेस्ट मोड में है तो वहां पर शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर होगा, मतलब वहां पर शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गई ये चीजें यहाँ तक। तो ये तो थी क्या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बेसिक कंडीशन, प्रिंसिपल और उसके कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं।